आज क्लाइमेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, क्लाइमेट अगर देखेंगे ना तो क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशंस होती है ऑफ प्लेस। ओवर 35 ईयर्स हम मेजर करते हैं एवरेज वेदर कंडीशंस। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म और वेदर शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन कहने का मकसद यहां पे है कि वेदर से ही क्लाइमेट को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर? अब वेदर को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स, मतलब किन चीजों से हम वेदर बता सकते हैं कि इस जगह का वेदर कैसा है। तो वो क्या क्या चीजें हैं गाइस? यहां पे देखिए, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, एयर प्रेशर है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है, क्लाउड कवर है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, वेरियस नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोर देन 20 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। छोटे बड़े फैक्टर्स मिला के ना एक वेदर कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जनरल जो फैक्टर्स मैंने बोले, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एयर प्रेशर वगैरह, इनका ध्यान रखना है। तो इनकी स्टडी करके हम एक जगह का वेदर निकालते हैं और उसी वेदर को लंबे अरसे तक अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, वो उस प्लेस की क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। ओके, बात करेंगे पहला फैक्टर्स। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहां पे ना हम क्लाइमेट का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके लिए कुछ चीजें जरूरी होनी चाहिए हमारे पास पता। जैसे वहां किस जगह का प्रेशर कम हो जाता है, विंड की मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, इतना तो पता है। लेकिन ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट कैसे होता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं, इन बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। फिर जाके हमें क्लाइमेट प्रॉपरली, मानसून वगैरह जो भी है अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, टेम्परेचर की बात करेंगे गाइस अगर, तो टेम्परेचर का जो मेन सोर्स है वो सन है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, थोड़ी बहुत अर्थ से भी हीट आती है। ठीक है, जो सन की हीट जो आती है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, क्योंकि सन के कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहां पे देखना, डायग्राम में आप देखोगे, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं कि कैसे चेंज होती है। ये जो सन है, यहां पे देखा आपने, सन के अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं और इन स्पॉट्स को कहते हैं सन स्पॉट। जब सूरज में, सन में ये जितने ज्यादा, मतलब सन स्पॉट्स जितने ज्यादा होंगे ना, उतनी ज्यादा रेडिएट करेगा हीट, रेडिएशन ऑफ हीट इंक्रीजेस। ओके, ये स्टेटस है टेम्परेचर का। ओके, उसके बाद यहां पे देखिए, अगर टेम्परेचर तो आ रहा है, चलो ठीक है, सूरज से तो ये किरणें आ रही हैं, लाइट रेज आती है। जो आने वाली रेज होती है सूरज से गाइस, उनको हम कहते हैं इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन। ओके, क्या है? ISWSI, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन। ये इनकमिंग शॉर्टवेव सोलर इंसुलेशन जब आती है, ये अर्थ के बाहर जो गाइस ये थोड़ा सा बनाया हुआ है ना, ये वाली चीज जो है, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, आपको रिप्रेजेंट करता है। और अर्थ के लिए ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब ये इजिली पास हो जाती है। यहां से क्या हो जाती है? इजिली पास हो जाती है। एटमॉस्फेयर इनको मतलब ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। अब जब यही रेज अर्थ पे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद वापस जाएंगी, वापस जाना चाहती है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, मतलब एटमॉस्फेयर जो है, इनको ट्रैप कर लेता है। इनके लिए क्या है, इनको अपने से पास नहीं होने देता है वापस। मतलब जो OLWTR मींस आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्या है, जो वापस जाने वाली रेज होती है गाइस, उनको क्या कहते हैं? आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ओके, तो इसके लिए जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मींस अपने अंदर ही इसको रिफ्लेक्ट बैक करना स्टार्ट कर देगा यहां पे, जिसकी वजह से सराउंडिंग में हीटिंग होगी। अगर सराउंडिंग में हीटिंग होगी गाइस, तो क्या होगा? टेम्परेचर डिटरमाइन होगा वहां का, क्योंकि टेम्परेचर क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस, किसी चीज की हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इसी को तो टेम्परेचर कहते हैं गाइस। ठीक है, और देखो एक चीज आपको यहां पे अब क्लियर हो गई। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी कि अर्थ की सरफेस ये है, इस पे जब हीट ऊपर से, मतलब जो इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन आती है, यहां से वापस जाना चाहती है, ये वापस गई। ठीक है, ये वापस जा रही है रेज, हीट जो है। अब यहां पे ऊपर क्या बनी हुई है? एटमॉस्फेरिक लेयर बनी हुई है गाइस। ठीक है, ये क्या करता है? ये इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, क्योंकि इनको ट्रैप कर देता है हीट को। ओके, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग में चाहे डस्ट पार्टिकल है, एयर के मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट गैसेस है गाइस, ये वाली चीजें क्या होती हैं? यहां पे हीट अप होंगे और यहां के इस जगह का, इस प्लेस का, एरिया का टेम्परेचर डिटरमाइन करेंगे।
क्लियर। लेकिन एक चीज आपने देखी ना, ये जो हीट जा रही थी ना, ये हीट ये कहां से जा रही थी? फ्रॉम बिलो, अर्थ की सरफेस से जा रही है। हीटिंग इज फ्रॉम बिलो। अगर हीटिंग फ्रॉम बिलो हो रही है तो उसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कम होती जाएगी। तो जर्नली इसको हमें, इस स्टेटमेंट को हमने जर्नलाइज किया क्या कि जो टेम्परेचर होता है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है? तो है हाइट। मतलब आपका हाइट अगर इंक्रीज करती है, देखो यहां पे मैंने लिखा है हाइट अगर इंक्रीज करेगी, आपकी हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करेगा नॉर्मली, यही कंडीशंस होती है। ओके। लेकिन गाइज कभी कभी ऐसे भी कंडीशंस आपने पढ़ी होगी, इसलिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं जनरली हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है, लेकिन कभी कभार कंडीशन रिवर्स्ड हो जाती है। और जब कंडीशन रिवर्स होगी मतलब हाइट के इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन को, ये कौन सी कंडीशन आती है? इस फिनोमेना को कहते हैं गाइज टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ध्यान रखना है अपने, टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या है कि हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो गाइज यहां पे एक चीज है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन था। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में आपको एक चीज बोलूंगा, यहां पे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ST फॉर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फीयर एंड TH स्टैंड्स फॉर थर्मोस्फीयर। इसका मतलब है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, और इसका मतलब है थर्मोस्फीयर। ये स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर एक्चुअली क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो गाइस, एटमॉस्फेयर की लेयर्स आप देखोगे, सबसे पहले आपको मिलेगा यहां पे, सबसे पहली लेयर जो आपको मिलती है उसको कहते हैं हम कौन सी लेयर? ट्रोपोस्फियर। दूसरी लेयर जो मिलेगी उसको कहेंगे स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं हम मीजोस्फियर, और चौथी लेयर जो आएगी उसको कहेंगे हम थर्मोस्फियर। अब एटमॉस्फेयर की जब स्टडी की जाती है तो हमें वहां पे ये मिलता है, क्या मिलता है कि अगर जैसे ये हाइट इंक्रीज हो रही है ट्रोपोस्फियर से ऊपर तो टेम्परेचर क्या करता है गाइस? डिक्रीज करता है। ओके, ये तो नॉर्मल फिनोमेना को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे स्ट्रेटोस्फीयर की बात करेंगे ना, स्ट्रेटोस्फीयर में अगर हाइट स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर से ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो क्या टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन आ गई ना। ओके, इसीलिए लिखा था स्ट्रेटोस्फीयर यहां पे। उसके बाद अब कौन सा फैक्टर होता है यहां पे रिस्पॉन्सिबल? तो आप देखोगे गाइस, ओजोन, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में आपको ओजोन लेयर मिलेगी, ये 20 से 25 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगा अबोव द अर्थ सरफेस, सी लेवल। ठीक है ना, यहां पे। उसके बाद जैसे आप मीजोस्फीयर की बात करोगे, मीजोस्फीयर में भी हाइट इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, नॉर्मल फिनोमेना फॉलो होगा। लेकिन जैसे थर्मोस्फीयर में जाओगे, थर्मोस्फीयर में फिर आपको कंडीशन रिवर्स मिलेगी, मतलब हाइट के इंक्रीज होने से आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए कंडीशन यहां पे गाइस मैंने स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर का जो है यहां पे साइन डाला हुआ है। ओके, तो ये था आपको टेम्परेचर इन्वर्जन का। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ है गाइस यहां पे कि कंडीशंस क्या होती हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की। कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आया गया है ये क्वेश्चन। हाई प्रेशर जो होता है, क्लियर स्काइज होनी चाहिए और लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, ये कंडीशंस है टेम्परेचर इन्वर्जन की गाइस। मैंने यहां बताया ये कोल्ड है, ये कूल, मतलब अगर जैसे कोई लेयर है यहां पे हीट होती है, वार्म लेयर होती है, उससे ऊपर थोड़ा जाओगे वो कूलर होती जाती है, और सबसे ऊपर जहां से पूछे वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगी, कोल्डेस्ट कंडीशन आ जाएगी। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में क्या हो जाता है, ये कोल्ड आ गया ना, ठीक है, ये वार्म हो जाती है और इसके ऊपर फिर कोल्ड लेयर होती है। तो आपने क्या देखा, पहले जैसे ऊपर गए कोल्ड हुआ, फिर हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना है, लेकिन वो कोल्ड से वार्म की तरफ जा रहा है, तो मतलब इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन आ रही है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन आपको वार्म मिल रहा है, पहले कोल्ड मिला, फिर वार्म मिला, उसके बाद फिर कोल्ड मिला। तो आपने दो कोल्ड लेयर के बीच में एक वार्म लेयर ऑफ एयर देखी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन आ गई। ओके, उसके बाद देखो यहां पे टेम्परेचर, जैसे आपने देखा कि हाइट के इंक्रीज होने से हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहां पे हो रहा है ना डिक्रीज। अब किस रेट से गाइस डिक्रीज होता है, ये एक फैक्ट है, याद रखना है आप लोगों को। 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। और वो नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, यहां पे लिखा हुआ है 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ओके गाइस, ठीक है। देयर आफ्टर अब हम ये देखते हैं कि सन की ना अर्थ की डिफरेंट पोजिशंस अराउंड द सन, उससे भी टेम्परेचर इंपैक्ट होता है, उससे भी आपके सीजन्स में जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं हमारे, और क्लाइमेट पे इंपैक्ट करता है। क्लियर। जैसे सन गाइस यहां पे है, सन है ये,
सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अर्थ की टिल्ट पोजीशन होती है, ये अर्थ है। ओके, नॉर्मली अगर देखोगे हम ऐसा लेते हैं एक प्लेन, लेकिन अर्थ का मेनली एक्सिस जो होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह का अर्थ रोटेट ऐसे करेगा, ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 23.5 मिनट इसके साथ बनाता है वर्टिकल के साथ, और हॉरिजेंटल के साथ अगर इधर एंगल देखोगे तो वो 66.5 मिनट होता है। ओके, तो इस टिल्ट पोजीशन होने की वजह से ग्लोब भी आप देखोगे ना गाइस, आपके पास जो ग्लोब पड़े होते हैं वो भी थोड़े टिल्ट होते हैं। ओके, ये टिल्ट पोजीशन काफी इंपैक्ट करती है सीजन्स में, ठीक है। अब देखो यहां पे टिल्ट पोजीशन है, अर्थ की टिल्ट पोजीशन है, यहां पे ये वाली पोजीशन में देखो, या ये वाली पोजीशन आपने टिल्ट देखी, क्लियर। इस टिल्ट पोजीशन में आप क्या देख रहे हो गाइस, इस टिल्ट पोजीशन में आपने एक चीज देखा, जैसे ये टिल्ट पोजीशन इधर की तरफ है, ये वाली कंडीशन देखो, ये मैंने यहां बीच में इस चीज को ऐसे किया हुआ है इस तरह से, क्लियर। मतलब ये वाला रीजन जो है ना गाइस, ये वाला रीजन ये अर्थ को ज्यादा फेस कर रहा है, इतना। इन जर्नल देखोगे दिस इज योर इक्वेटर, ये बीच में आपको इक्वेटर की लाइन ड्रा आ गई, यहां से इक्वेटर आ गया ये, तो इक्वेटर जब ये है तो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन को ज्यादा फेस कर रहा है, सन को ज्यादा फेस कर रहा है, और ये कंडीशन 21 जून की होती है। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो 21 जून होता है वो लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, लॉन्गेस्ट डे, और शॉर्टेस्ट नाइट बोलते हैं हम इसको, शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। अब अगर यहां पे लॉन्गेस्ट डे है, बताओ सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे 21 जून को लॉन्गेस्ट नाइट होगी, लॉन्गेस्ट नाइट होगी, और शॉर्टेस्ट डे होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, मतलब बिल्कुल रिवर्स कंडीशन, ठीक। क्या जर्नली आप कह सकते हो कि यहां पे समर कब है, विंटर कब है? अर्थ पे कभी समर और कभी विंटर नहीं होता है, ये फैक्ट नोट कर लीजिए, अर्थ पे कभी समर और विंटर नहीं होता है जर्नली। आप कभी नहीं कह सकते हो इस महीने में अर्थ पे समर है और इस मंथ में, इस पीरियड में विंटर है। हां, आप ऐसा कह सकते हो कि इस मंथ में, जैसे इस फ्रॉम दिस मंथ टू दिस मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। ओके, इस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 21 जून की कंडीशन हमने देखी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पार्ट अर्थ को फेस कर रहा है, सन को फेस कर रहा है, इसलिए यहां पे ज्यादा इंसुलेशन होती है, मतलब ज्यादा लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, क्लियर, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, क्लियर। उसके बाद देखो देयर आफ्टर, उसके बाद अगर आप इस कंडीशन पे आ जाओगे, यहां पे इस पोजीशन पे आ जाओगे, किस पोजीशन पे आ जाओगे गाइस, इस पोजीशन पे आ जाते हो आप, इस पोजीशन पे आ जाओगे 22 दिसंबर की पोजीशन पे, तो इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा फेस कर रहा है, क्योंकि इक्वेटर ही है, सदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पार्ट जो है वो सन को फेस कर रहा है, और ये कंडीशन 22 दिसंबर की है, ठीक है। उसी तरह से 23 सितंबर और 21 मार्च होता है गाइस, तो यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर का इस टाइम लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी इनकी, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट मिलेगी और शॉर्टेस्ट डे मिलेगा, ठीक है गाइस। जिसको यहां पे जो था इसको हमने नाम दिया समर सोलिस्टाइस, सोलिस्टाइस, और इसको नाम दे देंगे यहां पे विंटर सोलिस्टाइस। ओके, ठीक है। अब एक्चुअली गाइस ये होता क्यों है, ये होता क्यों है, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेड, इसलिए क्लाइमेट पढ़ने से पहले इसको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि आप पढ़ोगे जब मानसून हम पढ़ेंगे ना, मानसून का बेसिक क्या है, मानसून का बेसिक यही होता है कि शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेड, जब आईटीसी जेड हमारा नॉर्थवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने से ऊपर हिमालयन रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट जब होगा ना हिमालय पे जब इस तरह का मूवमेंट हो जाता है, आईटीसी जेड का मूवमेंट ये आ जाएगा, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए तो विंड अट्रैक्टेड होते हैं फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो ये शिफ्टिंग ऑफ आईटीसी जेड को समझने के लिए जरूरी था। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 21 जून को जो सन होता है ना, सन मतलब ये हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्टली होता है, ठीक है, डायरेक्टली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। उसके बाद 22 दिसंबर में हमारा सन जो होता है, सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होती है, क्लियर। और इक्वेटर पे 2 बार सन डायरेक्टली होता है, दैट इज 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा और इजी आपके लिए बनाने की कोशिश की है, यहां पे देख लीजिए, इसको देखिए, इस चीज को देखिए, ये आपका इक्वेटर है गाइस, 21 मार्च को इक्वेटर पे सन होता है, ठीक है, और फिर शिफ्टिंग इसकी 21 मार्च से लेके ऊपर जाती है 21 जून तक, ये 30 डिग्री नॉर्थ तक जाएगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को फेस करता है सन यहां डायरेक्टली,
ठीक है, और इसी को समर सॉलिस्टाइस कहते हैं, जो 21 जून वाली कंडीशन। 21 जून के बाद ये सन की मूवमेंट साउथवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है। कब तक? 23 सितंबर को ये पहुंचता है फिर दोबारा इक्वेटर पे। इक्वेटर दोबारा डायरेक्टली फेस करता है सन को। फिर 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर तक इसकी मूवमेंट साउथवर्ड ही चलती है, और ये 22 दिसंबर को ये कहां पे पहुंच जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को फेस करता है, मतलब डायरेक्टली ओवरहेड रहती है रेज, सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब 22 दिसंबर को रहेगी ना गाइस, ओके। अब ये बिटवीन द ट्रॉपिक, हमने देखा सन की जो मूवमेंट है बिटवीन द ट्रॉपिक्स होती है, दैट इज 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, ओके, ठीक है। और कभी भी इससे ज्यादा, मतलब यहां से, मतलब पोलर रीजन पे, ये पोल है, नॉर्थ पोल ले लो और ये साइड साउथ पोल अगर ले लोगे ना आप, तो हमेशा रेज यहां आपको स्लांटिंग रेज मिलेंगी गाइस, इसलिए पोलर रीजन ठंडे होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेज वर्टिकली नहीं जाती है, यहां पे रेज स्लांटिंग वे में जाती है, ठीक। अब यहां पे हमने देखा जो सन है वो 2 बार इक्वेटर पे आता है, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी, और इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है पूरी अर्थ पे गाइस 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, याद रखना, पूरी अर्थ पे 2 डेज इक्विनॉक्स आता है। वर्नल इक्विनॉक्स जो आपका 21 मार्च को होता है, और ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स जो होता है आपका 23 सितंबर को होता है गाइस, ओके। एक क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी है, ये पाया गया है। एक क्वेश्चन आता है कभी कभार ऐसा, बताओ चेंज इन सीजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? क्या टिल्ट एक्सिस पे डिपेंड करेगा, क्या रोटेशन पे डिपेंड करेगा, या रेवोल्यूशन पे डिपेंड करेगा गाइस? अब रोटेशन क्या है आपको पता है, अर्थ अपने मदार पे रोटेट करती है अपनी ही जगह, ठीक है, और ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन, उसको रेवोल्यूशन कहेंगे, ओके। तो हमें आंसर, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, टिल्ड एक्सिस भी रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन सीजन के लिए, और रेवोल्यूशन भी, रोटेशन नहीं है गाइस। रोटेशन से सिर्फ डे एंड नाइट बनते हैं आपके, ओके। और एक फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं यहां पे, ये फैक्ट क्या है गाइस, यहां पे देख लीजिए, आपको नॉर्थ पोल पे ना होल 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए दिन मिलेगा। वो कब? 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक आपको 6 महीने के दिन मिलता है नॉर्थ पोल पे। और इसी तरह से साउथ पोल पे उस टाइम 21 मार्च से 23 सितंबर तक 6 महीने की रात होती है, 6 मंथ नाइट होती है, ओके। साउथ पोल पे इसी तरह से 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक जो होता है वो डे होता है, और उसी टाइम नॉर्थ पोल पे 23 सितंबर से 21 मार्च तक नाइट होती है। क्योंकि सन की मूवमेंट हमने क्या देखा, ट्रॉपिक्स में ही चल रही है, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ, ओके। और इसके बाद रेज क्या जा रही है? स्लांटिंग जाती है। कभी भी रेज किसी भी रीजन पे डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक और फैक्ट है यहां पे, आप देख लीजिए इस फैक्ट में, ये क्या है फैक्ट यहां पे कि सोलर इंसोलेशन जो है वो मोर इंटेंस होती है कहां पे? सदर्न हेमिस्फीयर पे। कितना? 7% ज्यादा मोर इंटेंस होती है देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब गाइस इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक क्या है आप जानते हो, अर्थ की 2 पोजीशंस होती हैं। अर्थ कभी जमीन से बहुत, सूरज से बहुत दूर फारदेस्ट पोजीशन पे होती है, और कभी नियरेस्ट पोजीशन पे होती है। और फारदेस्ट पोजीशन पे जो अर्थ होती है ना वो 4 जुलाई को होती है, याद रखना, बहुत ज्यादा दूर, दैट इज 152 किलोमीटर। और 3 जनवरी को नियरेस्ट पोजीशन होती है अर्थ की, तो 147 मिलियन किलोमीटर, ओके। 3 जनवरी और 4 जुलाई, 4 जुलाई, याद रखना ये 2 डेट है। अर्थ की पोजीशन एपीजी एंड पेरिजी पोजीशन जो हम कहते हैं, क्लियर? अच्छा, अब गाइस यहां आपको इस कंसेप्ट को अगर समझ आ गई अच्छी तरह से, तो आपको ये डेट्स याद रहेंगे। मुझे बोलो सदर्न हेमिस्फीयर कब सन को ज्यादा फेस कर रहा था? सर 22 दिसंबर को फेस कर रहा था। अगर 22 दिसंबर को फेस कर रहा था तो उसके साथ लिंक में याद रखना कि भाई 3 जनवरी को नियरेस्ट पोजीशन होती है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा सदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा इंटेंस होता है, तो नजदीक पोजीशन होगी ना। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जुलाई में फेस कर रहा था, जून में फेस कर रहा था 21 जून को, और लेकिन उस पे सोलर इंसोलेशन उस समर में कम मिलती है, तो 4 जुलाई फर्दस्ट पोजीशन आ गई 152 मिलियन किलोमीटर, ओके, ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखो टिल्टनेस ऑफ अर्थ क्या इंपैक्ट करती है। इस टिल्टनेस पे अर्थ जो टिल्ड है ना थोड़ी सी, मतलब अर्थ का एक्सिस इस तरह से नॉर्थ साउथ पोल आपको मिलेगा, नॉर्थ साउथ पोल, ओके। एक्चुअली ये होता है विंड्स का जो मूवमेंट होता है ना, ये देखो अर्थ अगर रोटेट ऐसे करेगी ना अपने एक्सिस पे, यहां पे रोटेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब अर्थ रोटेट करेगी ना, क्लियर, विंड्स का हमेशा डिफ्लेक्शन ना उसके काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक।
अब यहां देखो अर्थ की रोटेशन ऐसे दिख रही है तो विंड का डिफ्लेक्शन ऐसे दिख रहा है, ठीक है। यहां पे अर्थ की रोटेशन ऐसे, मतलब अर्थ की रोटेशन यहां से ऐसे दिख रही है आपको, विंड का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है, ओके। इसी तरह से एयर मूवमेंट एक्चुअली अगर ऐसा है तो लेकिन डिफ्लेक्ट ऐसे होती है, ऐसे अगर आ रही है तो डिफ्लेक्ट ऐसे होती है। तो गाइज ये क्या चीज है, ये याद रखना, ये वाला इक्वेटर है आपका। कोरियोलिस फोर्स जो थी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी ना ट्रेड विंड्स है जो हमारी प्लैनेटरी विंड्स है अर्थ में। जब हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि ट्रेड विंड्स कैसे, जैसे वेस्टर्लीज पढ़ते हैं हम, पोलर ईस्टर्लीज पढ़ते हैं, ठीक है। और डोल्ड्रम्स जो आपकी ट्रेड विंड्स है उनका डायरेक्शन जैसे इक्वेटर चेंज होते ही, जैसे आप ना इंडिया देखोगे ना ऐसे, जब हमारा जो आईटीसी जेड जोन ऊपर आ जाता है ना, ऊपर आ जाता है तो ये विंड्स इक्वेटर तो अपनी जगह है गाइस, लेकिन ये प्रेशर अपने साथ, लो प्रेशर बेल्ट्स है ये अपने साथ चले ले गया ऊपर इनको। जैसे ही विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करती है ना, अब देखो इक्वेटर को क्रॉस करेगी, इक्वेटर को क्रॉस करते हैं मतलब ऊपर आना चाहती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है यहां की तरफ। इसी से तो साउथ वेस्ट मानसून बनता है, इसी से तो साउथ वेस्ट मानसून बनता है ना, ठीक है। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से मानसून की विंड्स आती है। और भी फैक्टर्स हैं, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ यहां यह समझना है कि वाई जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेंगे वाई द विंड्स शो राइट डिफ्लेक्शन। तो याद रखना, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करेगी विंड, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है हमेशा राइट डिफ्लेक्शन शो करेगी। एक्चुअली जाना ऐसा चाहती थी ऐसे, लेकिन डिफ्लेक्ट हो रही है यहां पे। अगर पोलर रीजन से डाउनवर्ड आ रही है गाइस, तब भी इसका राइट डिफ्लेक्शन ही दिखेगा आपको। और साउथ में, अगर इक्वेटर के साउथ से विंड का डायरेक्शन सपोज करो, देखो विंड का डायरेक्शन अगर साउथ में देख रहे हो नीचे आ रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अगर विंड आप मतलब नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है लेकिन वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट हो रहा है। तो एक ही ट्रिक आपने याद रखना है इसमें आगे समझने के लिए, ताकि आगे जाके चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पाओ। वो क्या है, वो ये याद रखना है, कोरियोलिस फोर्स में अगर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंड्स होती है वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट होती है। अब डिपेंड करता है विंड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है या साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है गाइस। ये देखो ये जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रहा है। अगर जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है विंड तब भी राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है, एंड सेम फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। और एक चीज है, कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट ये क्या है कि कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट जो इक्वेटर पे होता है ना गाइस, वो 0 होता है और पोल्स में मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ नोटेशंस बताई है, जो यहां पे मैंने ये विंड का ये डायरेक्शन दिखाया, इसको डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन बोलते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। और ये वाला डायरेक्शन ऑफ ईयर है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ ईयर ऐसे जाना चाहती है लेकिन एक्चुअली और क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड इस डॉटेड पाथ में हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन है इसका राइट साइड, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो ये था गाइस हमारे पास ये चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है विंड्स का, विंड्स जो है, विंड्स में हमारे पास जो बेसिक्स आता है, विंड हमारा है हाई एल्टीट्यूड्स जो है विंड होती है, जेट स्ट्रीम मिलेगा हाई एल्टीट्यूड विंड्स में आपको। सरफेस विंड्स में, सरफेस विंड में आपको ना, सरफेस विंड में आपको प्राइमरी परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं इनको, जिनके एग्जांपल ट्रेड विंड आ गई, वेस्टर्लीज आ गया, पोलर ईस्टर्लीज आ गए। सेकेंडरी विंड्स या सीजनल विंड, जिनमें मानसून आ गए, साइक्लोन्स आ गए। टर्शियरी विंड या लोकल विंड के नाम से जाना, लू आ गया, दादू आ गया, ब्रीज आ गया, सी ब्रीज। ब्रीज में 2 टाइप्स होते हैं गाइस, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। तो हम क्लाइमेट, अभी क्लाइमेट का जो आगे आने वाला चैप्टर है जिसको हम एक्चुअली यहां पे आगे कवर करेंगे इसको बाद में, ठीक है। अब हमारा जो इसका एक ही टॉपिक थोड़ा सा रहता है। और एक चीज याद रखना, ये मैंने आपको ट्रेड विंड्स का, अगर आपका कोरियोलिस फोर्स अच्छी तरह से समझ आ गया तो आप विंड का डायरेक्शन देख सकते हो। ये देखो मैंने डायग्राम डाल दिया है, ये वाला हमारा हाई पोलर है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है, ये डोल्ड्रम्स कहते हैं हम इनको, या लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सदर्न साइड में, और यहां पे आ जाएगा आपका सब पोलर लो, ये भी होगा सब पोलर लो। तो 7 बेल्ट्स होती हैं टोटल गाइस। तो टेम्परेचर और प्रेशर का अगर रिलेशन देखोगे ना, तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। मतलब जिस जगह टेम्परेचर अगर ज्यादा है वहां प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, ग्रेडियंट बन जाता है। मतलब ये लो प्रेशर बना, ये हाई प्रेशर बना, इसलिए विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। अब विंड्स की मूवमेंट अगर गाइस हॉरिजॉन्टल हो रही है, मतलब हॉरिजॉन्टली विंड मूव कर रही है, तो उसको हम विंड कहेंगे, क्लियर। और अगर वर्टिकल हो रही है आप, उसको हम कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कन्वेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। यहां लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर मतलब विंड्स
किसी भी तरह से, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, सपोज करो मैं बोलता हूं कि वाटर बॉडी है, ओके, यहां पे एयर वगैरह है, यहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज से गैस मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे और एक्सपैंड होते होते ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ऊपर चले जाने से यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर, ठीक है, तो ये ऊपर चले गए। उसके बाद क्या है, इसको फिल करने के लिए ना कहीं से हाई प्रेशर वाली विंड्स फ्लो करेगी। और एक पॉइंट है यहां पे आप देख लेना, ये लिखा है मैंने, वार्म एयर होती है वो राइज करती है और कोल्ड एयर जो होती है वो फॉल करेगी, ठीक है गाइस। देखो गाइस, क्लाइमेट ऑफ इंडिया अगर सबसे पहले देखा जाए, जो इंडियन क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। ये जो ट्रॉपिकल मानसून ऑफ क्लाइमेट है, इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे, हिमालय से इन्फ्लुएंस होता है गाइस। हिमालय दो तरीकों से इस क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। एक तो ये कोल्ड विंड से जो नॉर्थ से आती है प्रोटेक्ट करता है इंडिया को, और दूसरा ये क्या करता है, मानसून को फोर्स करता है, जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं हमारे, उनको फोर्स करता है कि वो अपना मॉइस्चर जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेड ऑफ करे यहां पे, ओके। दीज आर द टू रीजंस, हम कह सकते हैं ये ऐसे दो रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्रिएट होता है। तो सबसे पहला फैक्ट आपका था कि इंडिया में किस किस्म का क्लाइमेट है, वो है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। यहां पे गाइस मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारा हिमालय। यहां देखिए, एक तो यहां से जो कोल्ड विंड्स आती है नॉर्थ से, इनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यहां पे रोकता है और इंडिया को प्रोटेक्ट करता है इन कोल्ड विंड से, ओके। दूसरा जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून यहां से आपको दिख रहा है, यहां से ये साउथ वेस्ट मानसून जब इस तरह से जाता है यहां से टकरा के, तो ये इसको फोर्स करता है, ये फोर्स करता है हिमालय कि इसको ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर जो है वो यहां पे शेड ऑफ करे अपना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर अपना शेड ऑफ करे यहां पे, ओके। तो ये था हमारे पास क्या है हिंदुस्तान का मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्या है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। ये कुछ फैक्टर्स भी हमने देखे। उसके बाद इंडिया की जो क्लाइमेटिक डिवीजन अगर देखोगे गाइस, तो यहां पे आपको इंडिया का ये मोन्टेनियस टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपका एरिड क्लाइमेट मिलेगा, ये सेमी एरिड क्लाइमेट है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला आपका ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा यहां पे। ये वाला क्लाइमेट जो है आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बताया ये वाला, ठीक है। और यहां पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, जैसे ये वेस्टर्न घाट का कुछ रीजन यहां पे आपको दिख रहा है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है गाइस, ठीक है। और दियर आफ्टर आपको ये वाला है ट्रॉपिकल वेट ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट, ये वाला जो इंटीरियर में मिलेगा आपको काफी, ठीक है। ये चीजें इस किस्म की क्लाइमेट हमारे पास है, ठीक है। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया में जो हमने देखा कि जो क्लाइमेट है, एवरेज वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड दैट इज 30 ईयर्स, ठीक है। ये तो हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। वेदर एक्चुअली क्या है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी टाइम। एटमॉस्फेयर की स्टेट हम देखते हैं एक एरिया पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। अब ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो डिटरमाइन करते हैं उस वेदर को उस प्लेस पे, जैसे वहां उस जगह का टेम्परेचर देखते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर प्रेशर देखते हैं, विंड की स्पीड देखते हैं, ह्यूमिडिटी देखते हैं और प्रेसिपिटेशन देखते हैं। गाइस, आप में से जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मतलब अपना लोकल कोई स्टेट का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई अपना टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, किसी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो, आप न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ही देख लेना, जहां पे सनराइज, सनसेट, टाइमिंग, ह्यूमिडिटी, स्पीड वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो है एक डेली वेदर को डिटरमाइन करते हैं। जब इस डेली वेदर का एवरेज कंडीशन निकालेंगे तो वही कहलाएगा क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ओके। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे गाइस, बेस्ड ऑन द कोपन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे उसने 6 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, फर्स्ट पब्लिश बाय द जर्मन रशियन क्लाइमेटोलॉजिस्ट इन 1984 वाल्दिमिर कोपेन, ठीक है। इसने 6 किस्म की क्लासिफिकेशन दी है, जैसे ई है, डी, एफ है वगैरह है। एक वो भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, क्लियर, ठीक है। कंट्रीज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जिसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMA जो है, ठीक है, यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल IMD जो है डिपार्टमेंट है, इसने इंडिया को 4 सीजन्स में जनरली डिवाइड किया है। जैसे विंटर सीजन जनवरी टू फरवरी में, समर सीजन मार्च टू मई,
मार्च अप्रैल और मई को, मानसून जुलाई टू सितंबर, और पोस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, दीज आर द 4 सीजन्स by the meteorological department. Salient features of the Indian climate. What are the salient features of Indian climate? We can say moderate temperature and rainfall रहता है हिमालय की प्रेजेंस पे। ठीक है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। एक तो गाइस वो नॉर्थ से जो हमने देखे कोल्ड विंड्स को प्रोटेक्ट करता था, कोल्ड विंड से इंडिया को, और दूसरा शेड ऑफ न्यू करवा रहा था, इसलिए मॉडरेट टेम्परेचर भी रह रहा है और रेनफॉल पैटर्न भी अच्छा है यहाँ पे। सीजनल रिवर्स ऑफ विंड मानसून, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ। ठीक है गाइस, तो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ। यहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे। ठीक है, ये ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको लो प्रेशर बेल्ट पीक या डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हो। जब जैसे ही हमने देखा 21 मार्च से हमने देखा था, ये 21 मार्च से ना इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है। कब तक? 21 जून तक अपवर्ड मूवमेंट जाती है। ये 30 डिग्री नॉर्थ पोल तक पहुंच जाता है। ठीक है, और अपने साथ ये जैसे मूवमेंट सन की इस तरह से मूवमेंट होती है, सन डायरेक्टली जो है वो सनरेज डायरेक्टली होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और जिसकी वजह से हमारा जो है लो प्रेशर बेल्ट जो होते हैं वो नॉर्थवर्ड मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब लो प्रेशर बेल्ट नॉर्थवर्ड मूव करेंगे, यहां से मानसून में हम अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, जो कमिंग लेक्चर आने वाला हमारा है। टिबेटन प्लेटो की हीटिंग होगी, इंटेंस हीटिंग ऑफ द टिबेटन प्लेटो, काफी ज्यादा हीट अप होगा, और जिसकी वजह से यहां पे पता है गाइस, अब जब हीट होगी तो हवा जो होती है एक्सपेंड होती है, वो राइज करेगी ऊपर, और यहां पे वैक्यूम लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से यहां पे मडागास्कर में मैस्कराइन हाई भी जिसको आप कहते हो, यहां पे ईस्टर्ली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इस तरह से यहां पे फॉल करेंगे। ये सोर्स ऑफ हीट है और ये सिंक ऑफ हीट है, यहां पे हीट सिंक करेगी, ये इस तरह से फॉल करेंगे। यहां पे जो यहां पे हाई प्रेशर है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे हाई प्रेशर को। क्लियर? ये हाई प्रेशर को जैसे स्ट्रेंथन करेंगे, हाई प्रेशर यहां पे जैसे बनेगा, उसकी वजह से क्या है, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। ये लो प्रेशर किसकी वजह से है? क्योंकि अपने साथ ये अपना ट्रफ जो होता है, जिसको सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ भी कहते हैं, ठीक है, उसको भी मूव करके ले जाता है, जिसकी वजह से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि यहां पे टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग होती है, जिसकी वजह से यहां पे हवा राइज करती है और इस यहां पे फॉल करेगी। ठीक है, इस तरह से यहां पे गिरेगी, ये यहां के प्रेशर को स्ट्रेंथन करेंगी, और जिसकी वजह से ये विंड्स जो होती है ना, दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस रीजन। अब ये वाली मूवमेंट जो गाइस हमने देखा, क्योंकि इक्वेटर कहीं इधर है, जैसे ट्रेड विंड्स यहां से आ रही है, इस तरह से आ रही है, जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती है, एंश्योर द राइट डिफ्लेक्शन, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स। हमने देखा है नॉर्थ में राइट डिफ्लेक्शन होती है, तो यहां से जब जाएगा फिर इस तरह से ये विंड्स मूव करेंगे यहां से। तो ये था क्या, फर्स्ट जो रिवर्सल ऑफ विंड जो काज होती है, काज ऑफ रिवर्सल ऑफ विंड किस तरह से काज हुआ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा आता है इसका, दैट इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशन। ठीक है गाइस, अब लैंड और ओशन की डिफरेंशियल हीटिंग होती है। सपोज करो यहां पे ये इंडिया आपका, इस तरह से इंडिया है, ये आपका अरेबियन सी है, और यहां पे आपका बे ऑफ बंगाल है। ओके, कहीं पे भी दो प्लेसेस आप ले लेते हो, यहां पे एक प्लेस ले लेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में और एक प्लेस ले लेंगे कोस्टल एरिया पे, या आप यहां पे ले लो बी। अब गाइस, जो वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, याद रखना, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट वाटर की काफी ज्यादा होती है, इवन कि स्टील से भी ज्यादा होती है, स्टील से भी ज्यादा इसकी स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है गाइस, कि वाटर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये आस्ता आस्ता, मतलब स्लोली ये हीटअप भी होगा, हीटअप भी स्लोली होगा, और रेडिएट भी स्लोली हीट करेगा, आस्ता आस्ता रेडिएट भी स्लोली करता है। ओके, स्लोली हीटअप भी होता है और रेडिएट भी स्लोली करता है। क्लियर? लेकिन लैंड की बात करेंगे, लैंड जो है, आपने एक टर्म सुना होगा, गुड एब्जॉर्वर और गुड इमिटर्स। लैंड एक गुड एब्जॉर्वर भी है और गुड इमिटर है। ठीक है, गुड एब्जॉर्वर गुड इमिटर होते हैं, तो जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी हीट रेडिएट भी करती है। क्लियर? अब हीट कैसे रेडिएट करेगी जल्दी, मतलब जैसे हीट इसने रेडिएट किया, जल्दी गर्म हुआ, जिसकी वजह से डिफरेंशियल हीटिंग होने की वजह से आपके प्रेशर ग्रेडियंट आएंगे। मतलब यहां पे टेम्परेचर कुछ और है गाइस, यहां पे टेम्परेचर कुछ और है। अगर यहां पे हाई टेम्परेचर मान लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इस प्लेस का, तो इसकी वजह से इसका प्रेशर कम हो जाएगा, यहां लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा इस पे।
ठीक है। और यहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है एज कंपेयर टू दिस प्लेस, टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो इस जगह का प्रेशर इंक्रीज होगा, हाई प्रेशर जोन बनेगा। तो एक प्लेस पे आपको देखा, ए प्लेस पे आपको मिला हाई प्रेशर, यहां पे ए प्लेस पे आपको लो प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि वहां टेम्परेचर ज्यादा हुआ था, और बी प्लेस पे आपका लो टेम्परेचर था और हाई प्रेशर हो गया। दोनों प्लेसेस के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट आ गया गाइस। प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर का डिफरेंस आना, तो जिसकी वजह से विंड्स जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करेंगे। ओके, ये था डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट। प्रोन टू नेचुरल क्लाइमेटीज, तो हमारा इंडियन क्लाइमेट जो है गाइस, इसके साइलेंट फीचर ये भी है, ये प्रोन है साइक्लोन, जैसे ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको साइक्लोन, मतलब बे ऑफ बंगाल के रीजन से साइक्लोन्स वगैरह काफी फ्रिक्वेंटली मिलेंगे आपको, जैसे ठीक है। अर्थक्वेक गुजरात और अपर हिमालय के रीजन में ये सिस्मिक जोन है यहाँ पे, तो आपको अर्थक्वेक्स मिलेंगे। फ्लड्स आप देखोगे गाइस, मानसून सेशन में हमेशा आपको फ्लड्स मिलेंगे, दैट इज इन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एक्स्ट्रा, और बाकी अदर स्टेट्स में भी फ्लड्स काफी आते हैं। तो ये थे कुछ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ओके, अब मानसून गाइज, हम थोड़ा सा अभी यहां पे ये पढ़ेंगे कि मानसून के की प्लेयर्स क्या क्या होते हैं, मतलब मानसून को क्लिक करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो मानसूनल कंडीशन इंडिया में राइज करवाती है, जैसे डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, तो ये भी देख लिया हमने, जिसकी वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, दूसरा पॉइंट हमने देखा अभी आईटीसीजेड का, मैंने बोला नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, जिसकी वजह से लो प्रेशर अपवर्ड चला जाता है गाइस। लो प्रेशर क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ये लो प्रेशर बेल्ट ऊपर चली जाती है। जब लो प्रेशर बेल्ट ऊपर जाएंगे गाइस, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, लो प्रेशर बेल्ट ऊपर जाने की वजह से आपको नॉर्दर्न रीजन में, इंडिया में नॉर्थ रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होता है, सदर्न में जैसे मैस्कराइन हाई है या अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से विंड्स की मूवमेंट नॉर्थवर्ड होगी। ओके, इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो होगी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्रिएट होंगे, तो जो मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये टिबेटन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग होती है, यहां पे हवा राइज करेगी, राइज करने के बाद ना गाइस इस तरह का मूवमेंट होता है जो मैस्कराइन हाई की तरफ जाती हैं, इन को कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यही है। ठीक है, ये जो इंटेंस हीटिंग ऑफ टिबेटन प्लेटो से हवा राइज हुई, लो प्रेशर क्रिएट हुआ यहाँ पे, और आस्ता आस्ता वो गैस ऊपर कंडेंस होने लगी, इनका टेम्परेचर लो डाउन होने लगा, और आस्ते आस्ते वो मैस्कराइन हाई की तरफ यहाँ पे, जैसे हीट का जो सोर्स यहाँ पे हो था और सिंक यहाँ पे बनने लगा। क्लियर, इसको ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ऑफ ईस्ट ऑफ मडागास्कर के ईस्ट में, मडागास्कर जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ में एक यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे आप मडागास्कर, उसके ईस्ट में मैस्कराइन हाई, इसी को कहते हैं गाइस। ठीक है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और ये भी सपोर्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून को काफी। ठीक है ना, और भी फैक्टर्स है, एल नीनो है, ला नीनो है, इंडियन ओशन डाइपोल का मोमेंट है गाइस। मानसून के केस में हम पूरा ये सारा चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये थे मानसून को स्टार्ट करने से पहले गाइस जो कुछ इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो होते हैं इंडियन क्लाइमेट को इंपैक्ट करते हैं, वो चीजें हमने देखना जरूरी है। जैसे कुछ है, लैटिट्यूड है, जैसे गाइस लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लैटिट्यूड ये चीज होता है कि अभी देखो ये इंडिया आपका है। ओके, ये यहाँ पे मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दिखाया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नियर अबाउट यहाँ से गुजरात वाले रीजन से क्रॉस होता है, गुजरात, राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह वगैरह इन स्टेट से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है इंडिया को गाइस दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक आपका जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है उसको हम सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट पार्ट कहते हैं, याद रखना। ट्रॉपिकल कैंसर के नॉर्थ वाली साइड वाले पार्ट को हम सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन कहते हैं, और साउथ वाली साइड को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ओके, अब इसका क्या लॉजिक है, इसका क्या इंपैक्ट आता है गाइस। देखो, जो आपका नॉर्दर्न वाला पार्ट है जो सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, ये अवे फ्रॉम द इक्वेटर होता है गाइस, और इक्वेटर से जब दूर होगा ना एक्सट्रीम क्लाइमेटिक को फेस करेगा। ठीक है, दूसरा हाई एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलेगा आपको। ये हाई एनुअल और डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है गाइस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे एक दिन ले लो, अगर डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर को आपको चेक करना है, एक दिन, किसी दिन को कंसीडर करना है, उस दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है और उस दिन का लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन दिस हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड डेली रेंज टेम्परेचर। इसी तरह एनुअल रेंज टेम्परेचर किस तरह हम निकालते हैं कि उस साल में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था और लोवेस्ट टेम्परेचर क्या था, तो इसको कहते हैं हम एनुअल रेंज टेम्परेचर। ओके गाइस,
तो जैसे आप नॉर्दर्न जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ वाली साइड्स है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से, क्योंकि जो कोस्टल एरिया के मॉडरेट इफेक्ट से दूर रहते हैं ये, ठीक है गाइस। तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। जैसे मैंने कोई प्लेसेस ले लिया, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और लोवेस्ट टेम्परेचर उस दिन का 18 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया नियर अबाउट, यहाँ पे 12 डिग्री का डिफरेंस आ गया। 12 डिग्री सेल्सियस इसका एनुअल रेंज है। वही वैसे ही एक प्लेस ले लेंगे कोस्टल एरिया के बिल्कुल नजदीक, मतलब इधर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, यहां पे कोई जगह ले लेते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, जो हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा, लोवेस्ट 16 डिग्री सेल्सियस होगा, तो नियर अबाउट आपको 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिलेगा। तो यहां पे जो है डेली रेंज समाल होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, दूसरा नियर टू इक्वेटर होते हैं। क्लियर? ये था इंपैक्ट गाइस किसका, लैटिट्यूड का, ठीक है। उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे। ये पहले भी मैंने डिस्कस कर दिया गाइस। ये क्या करता है, एक माउंटेन चेन है जो शील्ड कर रहा है और प्रोटेक्ट करता है किसको, सब कंटिनेंट को, फ्रॉम द कोल्ड विंड्स जो साउथ सदर्न मतलब साइबेरियन विंड्स है, जैसे नॉर्थ से आ रही है विंड। दूसरा हिमालय जो है वो ट्रैप करता है मानसून को और फोर्स करता है उसको टू शेड देयर मॉइस्चर, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पे शेड करिए। ये देखो विंड्स गाइस दिखाई हुई है, ऐसे है, यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर यहाँ पे शेड ऑफ करेगा। ओके, और दूसरा ये यहाँ पे है, जितनी भी विंड्स जो यहाँ से आएंगे ना, कोल्ड विंड्स, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है इंडिया को। क्लियर? ये चीज तो हमने डिस्कस पहले भी की। अब बात है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर से क्या होता है गाइस, डिफरेंशियल हीटिंग होने के बाद प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा और प्रेशर ग्रेडियंट से कॉज ऑफ रिवर्सल विंड, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। क्लियर? उसके बाद आपके पास अल्टीट्यूड की बात करेंगे। अगर गाइज अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड का इंपैक्ट क्या है, जैसे मैं ये यहाँ पे दो प्लेसेस ले रहा हूँ गाइज, यहाँ पे दो प्लेसेस ले रहा हूँ, एक प्लेस ये, एक प्लेस ये ए और बी प्लेस ले रहा हूँ। ये दोनों प्लेसेस ना सेम लैटिट्यूड पे हैं। क्या है गाइज, सेम लैटिट्यूड पे हैं, सेम लैटिट्यूड पे हैं। यहाँ पे ए प्लेस ले लो और बी प्लेस लिया हमने। ए प्लेस हमारे पास आगरा है और बी प्लेस हमारे पास दार्जिलिंग है। जो आगरा है वो प्लेन एरिया है और दार्जिलिंग एक माउंटेनियस एरिया है। ओके, आप जनवरी के मंथ में देखोगे ना, बीइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड, ये ए और बी जो है, देयर इज अ ग्रेट टेम्परेचर डिफरेंस। देखो आगरा का टेम्परेचर जनवरी में नियर अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है और दार्जिलिंग में आप 4 डिग्री सेल्सियस पाओगे। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या देखा, बीइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड होने की वजह से, लेकिन अगर प्लेन और माउंटेनियस एरिया है, मतलब टेम्परेचर जो है, एक रिलेशन प्रूव हो गया यहां से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जो हमने जनरली पढ़ा था कि हाइट के इंक्रीज होने से टेम्परेचर हमारे डिक्रीज होता है। तो गाइस एक लिंक करने की कोशिश करनी है, अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के इंक्रीज होने से, तो यहां पे देख लेना वहां पे हाई प्रेशर जोन बनेगा। एचपी मींस हाई प्रेशर क्रिएट होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक, ये चीज था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर नेक्स्ट है गाइस, यहां पे रिलीफ फीचर्स की बात करेंगे। अगर रिलीफ फीचर्स में आप देखोगे तो रिलीफ में यहां पे देखो विंड्स आ रही है, ये है हमारे पास एक पहाड़ है सपोज करो, ठीक है। विंड्स जैसे आ रही है, जैसे जैसे इनको हाइट मिलेगी, चढ़ते जाएंगे, चाहे राइज अप करेंगे, एक ऑप्टिमम हाइट पे अपना जो है रेन मॉइस्चर जो है वो सारा शेड ऑफ कर देते हैं। तो माउंटेन के इस वाली साइड को हम कहते हैं विंडवार्ड साइड। विंडवार्ड साइड में मैक्सिमम रेनफॉल होती है गाइस, जैसे वेस्टर्न घाट में आपको साउथ वेस्ट मानसून में दिखेगी, और दूसरा होता है लीवार्ड साइड। लीवार्ड साइड में मिनिमम रेनफॉल होगा, और साउदर्न प्लेटो, जैसे सदर्न प्लेटो की एग्जांपल ली है, ठीक है। और इस टाइप ऑफ रेनफॉल को गाइस कहते हैं, ये भी याद रखना, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, जैसे रेनफॉल हमारे पास 3 जनरली टाइप्स के होते हैं, ओरोग्राफिक होता है, और फ्रंटल रेनफॉल होती है, दूसरा कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल मिलेगी। फ्रंटल होता है 2 डिफरेंट कोल्ड एयर मासेस जब आप इसमें स्ट्राइक करते हैं, ठीक है ना, कोल्ड एयर मास और हॉट एयर मास आएगा जब, तो ये चीजें होती हैं, उस टाइप की रेनफॉल से होती है फ्रंटल रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये होती है, दिस इज ओरोग्राफिक रेनफॉल जो मैंने यहां पे दिखाया है आपको। क्लियर? इंडियन मानसून अगर देखेंगे गाइस, इंडियन मानसून जो है, इसके कुछ फैक्टर्स जो होते हैं इंडियन मानसून के मैकेनिज्म में, अगर इंडियन मानसून को, जो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन मानसून, एंड वहां पे क्या है, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है आपकी, सेकंड इक्वेटोरियल ट्रफ होता है, सब ट्रॉपिकल जो है आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है, एल नीनो या इंडियन डाइपोल मूवमेंट, इंडियन डाइपोल जो इंडियन ओशन डाइपोल है, इंडियन ओशन डाइपोल, ठीक है, सोमाली जेट्स, और ये सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है गाइस, और क्या होते हैं, मानसूनल कंडीशन को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। तो गाइस मानसून को पढ़ने से पहले ना हमारे पास इन चीजों का जरूर मतलब नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस करवा दी। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मैकेनिज्म ऑफ मानसून पे आएगा गाइस।
पूरा मानसून का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें समर मानसून को डिस्कस करेंगे हम और विंटर मानसून को डिस्कस करेंगे और सारी फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल। और मानसून को जैसे समझ लोगे आप रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया देख लोगे गाइस, रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया, और उसके साथ ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन जो मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली और देखेंगे, हाईएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है, लोएस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है, क्लियर। और इनके साथ ही ये नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर पे रेनफॉल पैटर्न और क्रॉप्स को डिस्कस कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो विद इन 2 लेक्चर ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आपका क्रॉप्स जो आपका था क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, क्लियर। तो गाइस एक चीज है, इसमें आपने देखा कि इन चीज़ों का बड़ा इंपैक्ट होता है, फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाई है थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए, आप देख भी सकते हो इनको, यहाँ पे दिखाया हुआ है डिफरेंट रीजन्स है गाइस, ठीक है। ये एरिड होता है, एरिड का मतलब पता ही है काफ़ी, देखें जहाँ पे काफ़ी ड्राई, रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम, नियर अबाउट 16 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल होता है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल आप देखोगे गाइस वेस्टर्न घाट में मिलेगा आपको, जो ट्रॉपिकल वेट है हमारा यहाँ पे, ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर के करीब करीब रेनफॉल यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से पैटर्न आप इंटीरियर देखोगे ना, ऑन एन एवरेज 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे ना असम रीजन में भी इसी तरह का रेनफॉल मिलेगा, क्योंकि जब मानसून विंड्स जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है यहाँ से गुजरती है, तो उसको ना यहाँ पे एक फनलिंग इफेक्ट फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। ये फनलिंग इफेक्ट से मेघालय रीजन में काफ़ी शेड ऑफ मॉइस्चर होता है, जैसे चेरापूंजी या मिजोरम जो है, और मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी 200, इस जगह 200 सेंटीमीटर के करीब करीब रेनफॉल होता है। वेस्टर्न घाट में 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको तकरीबन 15-16 सेंटीमीटर के करीब करीब मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपका 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है आपको जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये थे रेनफॉल पैटर्न्स गाइज, इनको हमारे लिए आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया जैसे मानसून को अच्छी तरह आप समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली यू गेट इजीली, और रेनफॉल पैटर्न से आप लिंक कर सकते हो ना गाइस क्रॉप्स को, रेनफॉल पैटर्न जैसे आपको समझ आ जाता है आप क्रॉप्स को लिंक कर लोगे, ओके, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून, और वी कैन से विंटर मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो इन 3 नामों से इनको जानते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट, विंटर मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। तो जो प्रीवियस टॉपिक था गाइस हमारा वो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में था। साउथ वेस्ट मानसून जो थे, हमने देखा साउथ वेस्ट मानसून के काज होने के क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस विच फेवर्स द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था शिफ्टिंग ऑफ ITCZ की शिफ्टिंग हो रही थी, टिबेटन प्लेटो की हीटिंग अप हो रही थी, जिसकी वजह से ईस्टली जेट स्ट्रीम काज हो रहे थे, एंड देयर आफ्टर हमने देखा एक सब ट्रॉपिकल वेस्टली जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं उनका जब हिमालय के नॉर्थ साइड मूवमेंट हो जाता है दोनों ब्रांचेस का, ठीक है, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे। और क्या फैक्टर देखा था हमने, और फैक्टर ये देखा था कि जो मैस्करेन हाई है वो भी सपोर्ट करता है साउथ वेस्ट मानसून को। हमने इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो पेरियन कोस्ट से विंड आ रही थी जो वेस्टर्न पैसिफिक पूल को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, अगर आपका वेस्टर्न पैसिफिक पूल स्ट्रॉन्ग हो रहा था जिसकी वजह से मैस्करेन हाई भी स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो स्ट्रॉन्ग पुश कर रही थी साउथ वेस्ट मानसून को टुवर्ड इंडिया, ओके। तो ये था कल का टॉपिक। आज हम इसी टॉपिक को आगे नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहेंगे रिट्रीटिंग मानसून गाइस, रिट्रीटिंग मानसून, ओके। जो रिट्रीटिंग मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जब ITCZ का शिफ्ट जो होता है ना, इस तरह का कुछ रिट्रीटिंग मानसून होगा। पहले वो वेस्टर्न साइड से निकलेगा, वेस्टर्न साइड से रिट्रीट हो जाएगा एंड देन ईस्टर्न साइड से, क्लियर। तो विंड्स का डायरेक्शन साउथवर्ड में, अब उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या है देखो गाइस। रिट्रीट ऑफ मानसून जो है, रिट्रीट ऑफ मानसून, ठीक है। रिट्रीट ऑफ मानसून जो है, रिट्रीट ऑफ मानसून में आपने देखा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जब सूरज की जो अपरेंट शिफ्ट होती है वो साउथवर्ड होती है। तो हमने देखा था ना 21 मार्च से लेके 21 जून तक आपका सन जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करेगा, और जून के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे वापस आने की स्टार्ट कर आएगा, और यहाँ पे ये 23 सितंबर को पहुँचता है इक्वेटर पे, ठीक है। अब इक्वेटर कहाँ है, इंडिया के बहुत नीचे है गाइस, ठीक है। इंडिया इज जस्ट
स्लाइटली 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अबो द इक्वेटर। तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कहीं ना कहीं इसकी शिफ्टिंग यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आईटीसी जेड भी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, आईटीसी जेड भी शिफ्ट करता है नीचे। ओके, और आईटीसी जेड के शिफ्ट होने से वो अपने साथ लो प्रेशर बेल्ट को लेके चलता है। ठीक है, टिबेटन प्लेटो जो था यहाँ पे टिबेटन प्लेटो जो है उसकी कूलिंग हो जाती है। कूलिंग होने की वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, और साउथवर्ड शिफ्ट किसका हो जाता है, सदर्न वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हमारे पास यहाँ पे थे, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये हमारे पास सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो कि हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट मानसून में। ये वाली ब्रांच भी थी, शिफ्टिंग इस तरह था, हिमालय के नॉर्थ साइड आ गया था। लेकिन अब क्या होता है, अब कंडीशन ऐसी आ जाती है, एक ब्रांच जो होती है नॉर्थ में बाइफरकेट रहती है, जैसे नवंबर वाली कंडीशन दिखाई थी मैंने आपको वहाँ पे, और एक ब्रांच हिमालय के साउथ साइड में आ जाती है। और ये हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ओके, हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वीकनिंग एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो टिबेटन प्लेटो के इंटेंस हीटिंग से यहाँ से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बन रही थी, जो मैस्करेन हाई को क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इस मैस्करेन हाई को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से अब ये वीक हो जाएंगे। अब ये वीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मैस्करेन हाई भी वीक होगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा यहाँ से यहाँ इन रीजन में, सदर्न रीजन में लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि आरटीसी साइड देखो नीचे नीचे आ रही है, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। नॉर्दर्न साइड में आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से विंड्स जो होती है वो नॉर्थ से साउथ मूव करना स्टार्ट करेगी। अब क्या होता है, जैसे ये नॉर्थ से साउथ मूव करती है, ये बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए जो वेस्टर्न ब्रांच है, वेस्टर्न ब्रांच सबसे पहले रिट्रीट करेगी। ये याद रखना एक पॉइंट, वेस्टर्न ब्रांच जो होती है वो पहले रिट्रीट करती है, देन ईस्टर्न ब्रांच, बाद में ईस्टर्न ब्रांच रिट्रीट करेगी। ओके, और जब ये वेस्टर्न ब्रांच यहाँ से बे ऑफ बंगाल से गुजरेगी, बे ऑफ बंगाल से गुजरते हुए वो अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है, और मॉइस्चर लेते ही रेनफॉल करवाती है कोरोमंडल कोस्ट और तमिलनाडु में। ये देखो, ये तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे थोड़ा रेनफॉल का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर रेनफॉल होगा। ओके, तो गाइज ये था मैकेनिज्म ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। क्लियर? इसमें हमने क्या देखा कि सबसे पहली कंडीशंस क्या हुई, ये थोड़ा सा बना हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में सन की अपरेंट शिफ्ट साउथवर्ड हुई, जिसकी वजह से आरटीसी जेड भी साउथवर्ड मूव हुआ, और टिबेटन प्लेटो जो होना कूल होने लगा, जिसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है गाइज वो वीक हो गए। वीक होने की वजह से मैस्करेन हाई को वो अच्छी तरह से प्रेशर डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर रीजन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा, जैसे ये डाउनवर्ड आएगा सन, समंदर में हीटिंग स्टार्ट हो जाती है, समंदर में हीटिंग स्टार्ट, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर लेता है। क्लियर? ठीक है गाइस, तो ये था हमारा रिट्रीटिंग मानसून के रिगार्डिंग। अब हमारे पास कुछ चीजें हैं। प्री मानसून शोवर, प्री मानसून शोवर क्या है, मैंगो शोवर आता है, चेरी ब्लॉसम आता है गाइस। मैंगो शोवर जो है हमारा, मैंगो रेन, मतलब इसको मैंगो रेन भी कहते हो, अप्रैल रेन भी कहते हो, समर शोवर के नाम से भी जानते हो। ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है, इंक्लूडिंग केरला और कर्नाटका में। अराइव मार्च एंड अप्रैल, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ओके गाइस, दूसरा है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम ड्यू टू दिस कॉफ़ी फ्लावर ब्लॉसम होती है, तो काफ़ी कल्टिवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। फ्लावर रेन भी कहते हैं चेरी ब्लॉसम इन कर्नाटका। ओके, कुछ और है हमारे पास ट्रेडिशनल सीजन्स जो हमने डिवाइड किए हैं गाइस। ट्रेडिशनल सीजन्स क्या है, जैसे स्प्रिंग मंथ ऑफ मार्च टू अप्रैल आता है, समर मई जून में आएगा आपको, रेन आपको जुलाई अगस्त में मिलेगी, ऑटम का सीजन आपका सितंबर टू अक्टूबर में मिलेगा, विंटर नवंबर दिसंबर में, और कोल्ड विंटर जनवरी टू फरवरी, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में चिल्लाई कलाइन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे पास पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। अब गाइज मैं थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा आपको। अभी तक जो हमने मानसून पढ़ा ना, उससे हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि हम मतलब इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि रेनफॉल पैटर्न ऑफ इंडिया को समझ पा रहे हैं। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून और रेनफॉल क्या है। रेनफॉल रिसीव्ड जो होती है साउथ वेस्ट मानसून में, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून में जो रेनफॉल रिसीव्ड होगी गाइस, वो रेनफॉल जो है वो रेनफॉल सीजनल होती है। क्या होती है? सीजनल, मतलब उसका जो मंथ होता है जून टू सितंबर रेनफॉल होता है उसका। मानसूनल रेनफॉल डिक्लाइनिंग ट्रेंड में होता है जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज होगा। तो आपने देखा गाइस,
जब मानसून साउथ वेस्ट मानसून आ रहे थे, इन रीजन्स में जैसे वेस्टर्न घाट में आपको बारिश बहुत ज़्यादा मिली, जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी मींस कंटिनेंटलिटी इफेक्ट आ गया, इस कंटिनेंटली इफेक्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल का जो पैटर्न होगा थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा। ओके गाइस, इंटीरियर ऑफ अर्थ में मानसून रेनफॉल अगर इन ए वेट सैपल, ये एक वेट सैपल होता है, लेकिन यही वेट सैपल कुछ वक्त के लिए स्टॉप हो जाता है गाइज, ए फ्यू डेज के लिए, जिसको हम मानसून ब्रेक कहते हैं। अब गाइज आपको अच्छी तरह पता है कि मानसून ब्रेक कैसे आया था, जब हमारा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की दूसरी ब्रांच भी अगर हिमालय के साउथ साइड चली आती है, जिसकी वजह से वहां पे हाई प्रेशर कंडीशन बन जाता है, और हाई प्रेशर प्लेसेस जोन जो होगा कभी भी विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से मानसून स्टॉप हो जाता है, और उसी स्टॉपेज ऑफ मानसून के लिए जो फ्यू डेज के लिए होगा उसको हम मानसून ब्रेक कहेंगे। क्लियर, ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं मानसून रेनफॉल के गाइस। इसका स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल देखोगे वो अनइवन है गाइस, कहीं पे भी यूनिफॉर्म नहीं। ऐसा ही बात नहीं है कि पूरी इंडिया में बिल्कुल मुतबादल मींस यूनिफॉर्म बारिश होती है, ऐसी बारिश ऐसा नहीं होगा। रेनफॉल का जो रेंज होगा 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच फॉल करता है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करेंगे। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, हमने देखा एवरेज अगर ओवर इंडिया का देखेंगे, मतलब साउथ वेस्ट मानसून का एवरेज रेनफॉल जो होता है 125 सेंटीमीटर एवरेज। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल के एरिया वेस्टर्न घाट मिलेगा आपको गाइस, हिमालय एरिया में इन नॉर्थ ईस्ट में देखोगे एक्सीड होता है 200 सेंटीमीटर से भी। सम पार्ट ऑफ खासी एंड जानतिया हिल्स जो है, जो मेघालय में के रीजन में एक्सीड्स रेनफॉल 1000 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, कल मैंने वो जगह भी आपको बोली थी, ठीक है, चेरापूंजी और मैसूरम जो में जगह है जहां पे रेनफॉल जो है मैक्सिमम रिकॉर्ड की जाती है। ओके, ब्रह्मपुत्र वैली और एडजॉइनिंग हिल में लेस देन 200 सेंटीमीटर के रेनफॉल होती है। अब मैं इन एरिया को आपको दिखाऊंगा, इन रीजन्स को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो गाइस, ये है हमारे पास ये रीजन्स, ये वाले रीजन्स है गाइस। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा कलर कर रहा हूँ, वेस्टर्न घाट का रीजन। ठीक है, जो कल भी हमने देखा गया, जब साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है 900 से 1200 सेंटीमीटर की जो हाइट अटेन करते थे विंड्स, और मैक्सिमम रेनफॉल 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल, तो अबाउट 200 सेंटीमीटर वाले रीजन है। और यहाँ ये वाला रीजन भी आपको मैक्सिमम रेनफॉल का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अगर नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट जो है गाइज दैट इज मीडियम रेनफॉल। मीडियम रेनफॉल किन रीजन्स में मिलेगा? मीडियम रेनफॉल का मतलब है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। आपको गुजरात में मिलेगा, ईस्ट तमिलनाडु में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गंगा प्लेन्स और मणिपुर में। ओके, मीडियम रेनफॉल के बाद, मीडियम रेनफॉल का मतलब है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। अभी आप वेस्टर्न घाट, लो रेनफॉल एरिया वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, डेक्कन प्लेटो, इसका रेनफॉल का जो रेंज है वो 50 टू 100 सेंटीमीटर है। इन एडुकेट रेनफॉल, इन एडुकेट रेनफॉल मींस नीड से भी ज़्यादा, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल से भी बहुत कम रेनफॉल होता है, बिलो 50 सेंटीमीटर, दैट इज राजस्थान एंड लद्दाख रीजन्स में आपको कुछ मिलेंगे। क्लियर, तो ये रेनफॉल का पूरा पैटर्न है। इस रेनफॉल के पैटर्न को आप इस डायग्राम को थोड़े अच्छी तरह देखोगे एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन। ये रीजन्स कुछ मिलेंगे आपको। ये रीजन्स क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 200 सेंटीमीटर आपने वेस्टर्न घाट वगैरह मिला। उसके बाद आपको 100 से 200 सेंटीमीटर ये वाला रीजन पूरा मिलेगा। ठीक है, ये वाला रीजन 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच का रेनफॉल होता है इसमें। कुछ रीजन ये वाला भी हो गया। क्लियर, उसके बाद आपको 60 टू 100 सेंटीमीटर वाला ये वाला रीजन मिलेगा। ठीक है, ये, और फिर बिलो 60 वाला एरिया ये वाला है। ठीक है, बिलो 60 वाला एरिया ये हो गया, ये लद्दाख, और ये हो गया राजस्थान वाला एरिया। ओके, तो ये था रेनफॉल पैटर्न गाइस। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद कुछ और चीज़ें रिलेटेड हैं इसके साथ, जो मैंने कल एल नीनो ला नीनो के बारे में भी बोला था आपको। ठीक है, और चीज़ें थोड़ी बहुत इसके साथ रिलेटेड है। सदर्न ऑसिलेशन किसके कहते हैं, कभी कभार टर्म पूछ लिया जाता है, इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपने तरफ से हम सेफ गेम खेलने की कोशिश करेंगे। क्लियर, तो कभी कभार आ जाता है कि भाई ये सदर्न ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, Southern Oscillation Index, एयर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पोर्ट, ठीक है, डार्विन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तहताई ऑफ फ्रेंच पोलिनेशिया जो है,
ठीक है, ये टर्म कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने एक देखा था, तो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। वाकर सर्कुलेशन क्या होता है? ये प्रेशर ग्रेडियंट होता है गाइस। हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में और ओवर इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद एल नीनो की कंडीशन हमने देखी थी। एल नीनो की कंडीशन क्या थी? एल नीनो की कंडीशन आपने देख लिया था कि ट्रेड विंड्स वीकन हो रहे थे, इंडियन मानसून भी वीक हो रहा था, और अकर आफ्टर 3 to 5 years, ठीक है, लो प्रेशर एट पोरवियन कॉस्ट, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ पे पोरवियन कॉस्ट पे लो प्रेशर क्रिएट होता है गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक पूल जो होता था वो वीक हो जाता था। वेस्टर्न पैसिफिक पूल वीक होने की वजह से आपके मैस्करन हाई वीक होते थे, या मैस्करन हाई के वीक होने से आपका साउथ वेस्ट मानसून भी वीक हो जाता था गाइस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो, वहाँ पे किसी जगह 3 to 7 year लिखा है, किसी जगह 3 to 5 year लिखा है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें डाली हुई है, तो मुझे लग रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो काफ़ी जगह से एक इनका जो साइट था ऑफिशियल वेबसाइट से भी अगर चेक करोगे तो मोस्टली ये वाला फिगर आपको मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है इतना। अब लानिनो कंडीशन क्या था? स्ट्रेंथन द इंडियन मानसून। ये लानिनो हमने देखा था ये नॉर्मल ईयर होता है ना। नॉर्मल ईयर मीन्स यहाँ पे आपका जो पेरुवियन कॉस्ट था, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होता था, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट है। वेस्टर्न पैसिफिक पूल ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ साइड में देखा था हमने, वेस्टर्न पैसिफिक पूल होने की वजह से हमारा मैस्करन हाई भी स्ट्रांग हो रहा था, और जिसकी वजह से मानसून की कंडीशंस जो है स्ट्रांग हो रही थी, शिफ्ट जो है स्ट्रांगली हो रहा था कहाँ की तरफ? इंडिया की तरफ। तो 1 to 3 year में ये भी होता है इंटेंसिफाई प्रेशर एट द पेरुवियन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल ईयर भी कहलाता है, या हम कह सकते हैं ये इंडियन ओशन के लिए, इंडियन मानसून के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ओके गाइस, कुछ लोकल विंड्स हैं यहाँ पे। लोकल विंड क्या होते हैं? एक्चुअली काज्ड बाय द लोकल फैक्टर्स, ठीक है, कन्फाइंड टू द लिमिटेड एरिया। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लोकल विंड का, वो लोकल फैक्टर से काज होंगे और पर्टिकुलर एरिया में ही मतलब कन्फाइंड रहते हैं। जैसे प्लैनेटरी विंड्स हमने देखा था, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स जो क्या होते हैं? परमानेंट विंड मैंने आपको बोला ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्डीज है, पोलर ईस्टर्डीज है, ये ऑल ओवर द प्लैनेट पूरी चलते हैं, इसलिए इनको हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं। फिर सेकेंडरी विंड्स मैंने आपको बताया था, जैसे मानसून वगैरह आ गया जो सीजनल होता है, और टर्शियरी विंड्स होते हैं जो कन्फाइंड लोकल विंड्स होते हैं। तो काज्ड बाय द लोकल फैक्टर और कन्फाइंड टू द लिमिटेड एरिया। जैसे नॉर्वेस्टर कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा, असम, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट फ्लो करता है, इसलिए इसको नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। कालबिसाकी जो है स्ट्रॉन्ग विंड है, ब्लो होती है आसाम में, वेस्ट बंगाल में इन इनिंग्स, बेनिफिशियल फॉर टी, जूट एंड राइस कल्टीवेशन के लिए। लू एक हॉट एंड ड्राई विंड है गाइस, ये ब्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ पंजाब और बिहार वगैरह में, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ लोकल विंड्स के बारे में। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साथ ही हमारा आज का नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है वो, जिसको विंटर मानसून के नाम से भी जानते हैं, तो क्लियर हो गया। तो गाइज अगर डिफरेंशिएट करना चाहे, थोड़ा सा समराइज करना चाहे पूरा मानसून सिस्टम को, मैं आपको बोलूँगा साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ पे, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून के बाद साउथ वेस्ट मानसून है, और ये है हमारा विंटर मानसून कहेंगे जिसको, या नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, या रिट्रेटिंग मानसून मैंने बोला था। ओके, कंडीशन क्या है यहाँ पे ITCZ का जो शिफ्ट हो रहा है वो नॉर्थवार्ड जा रहा है, और यहाँ ITCZ का शिफ्ट साउथवार्ड जा रहा है। ओके, उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो थी इनका शिफ्ट हिमालय के नॉर्थ साइड दोनों ब्रांचेस हो जाती हैं, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की एक ब्रांच हिमालय के नॉर्थ साइड आज रहती है और दूसरी साउथ साइड चली आती है। ओके, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यह दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर क्या है? यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो की इंटेंस हीटिंग हो रही थी, और जिसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्रिएट हो रहे थे। यहां पे क्या देखोगे गाइस, यहां पे आपका तिब्बतन प्लेटो, विंटर मानसून में तिब्बतन प्लेटो जो है वो कूलिंग होगी उसकी, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होंगे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब वीक होंगे स्टार्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका मैस्करन हाई अगर देखोगे साउथ वेस्ट मानसून में, यहां पे जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव हो रही थी तो मैस्करन हाई आपका स्ट्रेंथन हो रहा था, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग पुश कर रहा था साउथ वेस्ट मानसून को। ओके, यहां पे आपका मैस्करन हाई वीक हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून को वो प्रॉपरली पुश नहीं कर पा रहा है। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल का देखा था हमने कंसेप्ट यहाँ पे गाइस, ठीक है। इंडियन ओशन डाइपोल में अगर लानिनो कंडीशन है तो हमारा मानसून अच्छा आएगा साउथ वेस्ट मानसून। अगर एल नीनो कंडीशन है गाइस, एल नीनो कंडीशन है तो हमारा मानसून जो होगा वो वीक आएगा। ओके,
ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे और ये समरी थी साउथ वेस्ट मानसून की। गाइस मैंने आपको रेनफॉल पैटर्न भी बता दिया, मैं आपको और एक बार बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इस डायग्राम को कम से कम 2 3 4 बार ये डायग्राम आपके जहन में टेपी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जैसे हम क्रॉप्स पढ़ेंगे ना, आपका रेनफॉल पैटर्न इजिली समझ आ जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, कुछ फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप है और प्लांटेशन क्रॉप है। कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई करो कौन सी फूड क्रॉप है, कैश क्रॉप है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, द टर्म फूड क्रॉप रेफर्स टू द प्लांट, ठीक है, प्रोवाइड द फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन कल्टिवेटेड बाय मैन बाय एग्रीकल्चर। जैसे राइस आ गया गाइस, ठीक है, मेज, मिल्स, ज्वार, बाजरा, रागी एक्स्ट्रा जो भी है, ये आपको यहाँ पे सारी क्रॉप्स दी हुई है। फूड क्रॉप आपने याद रखना है कि फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। कैश क्रॉप की बात करेंगे, कैश क्रॉप अगर देखोगे गाइस, मेन प्रॉफिट क्रॉप भी कहते हैं इसको, कैश क्रॉप को। ठीक है, ये एक एन एग्रीकल्चरल क्रॉप है विच इज ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के लिए हम इसको सेल करते हैं। जैसे कॉटन आ गया गाइस, जूट, शुगर कैन, टबैको वगैरह जो भी है, ठीक है, कैस्टर्ड सीड एक्स्ट्रा, मस्टर्ड, ठीक है, तो ये हमारी कैश क्रॉप के अंदर आएगी। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे। प्लांटेशन इज ए लार्ज स्केल स्टेट मीन्ड फॉर फॉर्मिंग दैट स्पेशलाइज इन द कैश क्रॉप, जैसे टी, कॉफी, कोकोनट, ठीक है, रबर है, स्पाइसेस है एक्स्ट्रा, ये सारी हमारे पास कौन सी है, प्लांटेशन क्रॉप है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप की बात करेंगे गाइस, यहाँ पे देखो वेजिटेबल, ओनियन, टमाटो, फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, सिट्रस फ्रूट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन आपने गाइस याद रखनी है, मतलब आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कौन सी फूड क्रॉप है, कौन सी कैश क्रॉप है और कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में आता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है, हमने जैसे बताया, मैंने आपको बताया 3 किस्म की क्रॉप्स हैं, रबी, खरीफ और जियाद। ठीक है, तो एक एक क्रॉप को कंपैरिजन में देखेंगे हम। यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी जो होती है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्रॉप्स के बीच में। रबी क्रॉप जो होती है, सोन होती है आफ्टर मानसून, याद रखना है। मानसून सीजन एंड एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, मानसून सीजन के एंड पे और बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। देखो गाइस, अगर हमने सपोज करो, अभी नीचे नहीं हम देखेंगे हार्वेस्ट कब होगा, सोन कब होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा जाता है कि ये जो रबी क्रॉप है, सोन होगी आफ्टर मानसून। मानसून आपका देखो जून मिड से स्टार्ट होता है, सितंबर तक रहेगा, और सितंबर के बाद हम इसको सोन करेंगे। यहाँ पे दिया भी होगा, ये देखो यहाँ पे देखा है, जनरली बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, मींस आफ्टर मानसून आ गया। ठीक है, उसके बाद एंड एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, यहाँ पे विंटर सीजन बिगन हो जाता है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर नेक्स्ट जो है हमारे पास, खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन। खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो सोन होती है एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, जियाद क्रॉप की बात करेंगे, ग्रोन इन द मिड ऑफ द रबी एंड खरीफ सीजन। ठीक है, ठीक है, रबी और खरीफ सीजन के बिटवीन हम इस क्रॉप को ग्राउंड करते हैं। क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखो, इट रिक्वायर, कौन सी जो रबी क्रॉप्स है, इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, इसको कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड वार्म क्लाइमेट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, क्रॉप की ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत होती है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए जब हम सीड लगाते हैं गाइस, तो सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है। जैसे ये सीड लगा, सीड जर्मिनेशन के दौरान यहाँ पे जर्मिनेशन हो रही है, इस जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है गाइस, मतलब इस सीड के 2 पार्ट निकलते हैं, एक रेडिकल निकलता है, दूसरा प्लूम्यूल निकलता है। रेडिकल से आपका रूट सिस्टम बनता है, ठीक है, और प्लूम्यूल से आपका शूट सिस्टम बनता है, जो अबोव द अर्थ आता है, अबोव द, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि इसकी ग्रोथ के लिए कोल्ड क्लाइमेट की ज़रूरत है और जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्रॉप्स आर सोन बिटवीन, जर्नली क्रॉप कब सोन किए जाते हैं, तो सोन जो होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर, याद रखना गाइस, अक्टूबर टू दिसंबर में इस क्रॉप को सोन किया जाता है। हार्वेस्टिंग सीजन अगर देखोगे रबी क्रॉप का, हार्वेस्टिंग सीजन जो इसका होता है दैट इज अप्रैल टू जून के बीच इसका हार्वेस्टिंग सीजन होता है। ओके गाइस, उसके बाद वीट, जैसे एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स की, एग्जाम्पल वीट आ गया, ऑयल सीड आ गया, ग्राम, बैरली, पीज एंड मस्टर्ड आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, ओके। उसके बाद स्टेट्स कौन कौन सी है जहां पे ये रबी क्रॉप कल्टीवेट की जाती है जनरली, पंजाब आ गया आपका, हरियाणा आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आर द स्टेट इन इंडिया वेयर द रबी क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द रबी क्रॉप्स। नो लेट्स डिस्कस विद खरीफ क्रॉप्स। व्हाट आर द खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून, मानसून के बिगिनिंग में होता है। प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हॉट क्लाइमेट इज नीड फॉर दिस क्रॉप। इनमें प्लेंटी ऑफ वाटर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए और हॉट क्लाइमेट की जरूरत होती है। ओके, उसके बाद क्रॉप्स आर जनरली सोन इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। तो यहां देखा था हमने अक्टूबर टू दिसंबर, रबी क्रॉप्स अक्टूबर टू दिसंबर में होते हैं और ये जून टू जुलाई के भी सोन किया जाता है। और इसका हार्वेस्टिंग सीजन क्या होता है गाइस? हार्वेस्टिंग सीजन इज बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर, याद रखना, बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। ओके,
उसके बाद कौन कौन सी क्रॉप्स जो हमारे पास है वो खरीफ क्रॉप्स में आती है, जैसे राइस आ गया, मेज आ गया, जवार आ गया, बाजरा आ गया, तुर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन। ओके, उसके बाद कौन सी स्टेट है, असम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा है एंड कोंकण कोस्ट है, बिहार एटसेट्रा आर द सम लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। ओके, now come to the ziyad crops. What do you mean by ziyad? Ziyad crops are grown in the mid of the rabi and kharif. रबी और खरीफ के बीच में सीजन में उगाए। दीज क्रॉप्स रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर देयर ग्रोथ। इनमें अभी देखो, अगर इसमें देखा तो कोल्ड वेदर जो चाहे ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए इसको चाहे वार्म वेदर। इसमें हमने देखा वाटर की प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए और हॉट क्लाइमेट होना चाहिए। यहाँ पे वार्म एंड ड्राई वेदर की जरूरत होती है, तो ये कंपेरेटिव स्टडी आप कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद क्रॉप्स आर सोन मेनली ड्यूरिंग द समर सीजन called Ziyad crop season between the March and June. तो यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर, जून टू जुलाई एंड मार्च टू जून। ओके, हार्वेस्टिंग सीजन इज फ्रॉम जून टू जुलाई, हार्वेस्टिंग सीजन फ्रॉम जून टू जुलाई। ओके, उसके बाद क्या है, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक, सीजनल फ्रूट्स हैं आपके एंड वेजिटेबल्स लाइक वाटरमेलन है, शुगर केन है, सनफ्लावर है, आर द प्रोड्यूस्ड मेनली ड्यूरिंग द जियाद सीजन। ओके, देयर आफ्टर व्हाट आर द स्टेट्स, स्टेट कौन सा है हमारे पास, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द जियाद क्रॉप्स इन इंडिया। ओके गाइज, तो ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है गाइज कंपेरेटिव स्टडी के लिए, जिसमें आपको मोस्ट प्रॉबली देखो इस सेक्शन से क्वेश्चन क्या आ सकता है, या तो आपका जो बोलेंगे सोन कब करते हैं, या आपका हार्वेस्टिंग पीरियड पूछ लेते हैं, या एग्जाम्पल कोई दे दिया तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या ये रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है या जियाद क्रॉप है। ओके गाइस, तो यहां पे मैंने इसको ये पूरा और स्टेट्स भी बता दी कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड आपके साथ और एक शेयर की हुई है जिसमें रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जियाद क्रॉप की पूरी एग्जांपल है। जैसे राइस आ गया, शुगर केन, जूट, कॉटन, टबैको, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और रबी में आ गया आपका वीट, बैरली, ग्राम, मस्टर्ड, लाइनसीड, पी, रैपसीड, कैस्टर। राइस, मेज, मिलन, ग्राउंडनट, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ये सारे आपकी जियाद क्रॉप्स हैं, ये रबी क्रॉप्स हैं और ये खरीफ क्रॉप्स हैं गाइस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स कुछ थी। तो मैंने बताया 3 एंगल से क्वेश्चन आता है, या तो आपको मतलब हार्वेस्टिंग हम कब बीज लगाते हैं इसका वो वाला सीजन पूछा होगा, या काटते कब है इस फसल को मींस हार्वेस्टिंग सीजन पूछा होगा, या कोई एग्जाम्पल दे दी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये रबी क्रॉप है। या जैसे एग्जाम्पल दे दिया राइस दे दिया, ओके गाइस, उसके बाद ग्राम दे दिया, उसके बाद पी दे दिया, उसके बाद कैस्टोर दे दिया। ठीक है, आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा ऑड है, तो ऑड राइस है, क्योंकि राइस खरीफ क्रॉप है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो रबी क्रॉप्स है। मतलब इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास है गाइस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर इस चीज को थोड़ा सा देखोगे ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख लो यहाँ पे गाइस, ये क्या है आपका, जैसे राइस है, टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस होता है। रेनफॉल 150 टू 300 सेंटीमीटर के करीब चाहे। इसमें डीप क्ले और लूमी सॉइल में काफ़ी सुटेबल रहती है। और लीडिंग प्रोड्यूसर, सबसे बड़ी बात यह है गाइस, लीडिंग प्रोड्यूसर इसका कौन सा है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब ऑफ राइस। वीट की बात करेंगे गाइस, वीट में जो टेम्परेचर है 10 टू 15 डिग्री सोइंग टाइम और 21 टू 26 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए डिग्री सेल्सियस हार्वेस्टिंग टाइम में। रेनफॉल कितनी रिक्वायर्ड है इसमें, 75 टू 100 सेंटीमीटर। लोमी एंड क्ले लोमी जो है सॉइल आपको जरूरत है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, दैट इज उत्तर प्रदेश। मेज की बात करेंगे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होगा। हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। ओल्ड एलुलल भांगर सॉइल जो जरूरत होती है। और कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। पल्सिस की बात करेंगे, पल्सिस में भी आपका गैस क्या आएगा, पल्सिस की बात करेंगे अगर गैस, जो पल्सिस है उसके लिए जो टेम्परेचर आपको चाहे 20 टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है उसमें 25 टू 60 सेंटीमीटर। सैंडी लोमी सॉइल की जरूरत है। और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट मध्य प्रदेश है इसका। मिल्ट्स की बात करेंगे अगर, तो मिल्ट्स के लिए टेम्परेचर चाहे 20 टू 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका रेनफॉल जो है 50 टू 100 सेंटीमीटर। इन्फीरियर एलुवियल और लोमी सॉइल, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट राजस्थान। शुगर केन की बात करेंगे तो टेम्परेचर ये है गाइस 21 से आपका 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो है 75 टू 100 सेंटीमीटर। डीप रीच लोमी सॉइल है। और शुगर केन यहाँ पे जो है इसमें हमारे पास जो है ये आ गया आपका डीप और रिच लोमी सॉइल है, ठीक है गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा ये रेक्टिफिकेशन हुआ है तो इसको चेक करके मैं बता दूंगा। यहाँ पे लिखा है शुगर केन, इसको नहीं कंसिडर करना आपने। ऑयल सीड्स जो है आपका वो 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस है। 30 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत होती है। क्ले सैंडी लोमी सॉइल की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है इसका। टी की बात करेंगे, टेम्परेचर ये है गाइस। रेनफॉल का पैटर्न 150 टू 300 सेंटीमीटर और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट आसाम। कॉफ़ी की बात करेंगे तो टेम्परेचर ये है गाइस। रेनफॉल जो है हमारे पास ये है और कर्नाटक लीडिंग प्रोड्यूसर है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा,
होगा। कुछ हद तक रेनफॉल को देखना है इसमें से, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए, रेनफॉल की क्या है, सॉइल को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी है इसके, ठीक है ना। रबर में आपको केरला मिलेगा, कॉटन में गुजरात मिलेगा और जूट में वेस्ट बंगाल मिलेगा गाइस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मोस्ट प्रॉब्ली एक क्वेश्चन यहां से भी क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है कि लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है, कौन सा ऑर्डर दे दिया होगा। अभी दूसरे एक स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें आपको यहां पे देखो गाइस एक चीज है, और एक चीज मैं बता रहा हूं इसको, ये रेनफॉल पैटर्न का मैंने डाला हुआ है। इस मैप को आप बार बार देखने से ना आपको एक अंदाजा आ जाता है, गेस हो जाता है किस स्टेट में कितना रेनफॉल होगा, और ऑटोमेटिकली आप गेस कर पाओगे कि ये वाली इस स्टेट में ये वाली जो है, मतलब ये वाली क्रॉप्स की प्रोडक्शन कल्टीवेशन हो सकती है, ठीक है गाइस। ये एडिशन डाल दिया हुआ, आप इसको देखना, क्योंकि ये मैंने पिछले भी जब हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर्स में भी इसको इंक्लूड किया था मैंने मैप को। ये वाली चीज़ है प्रोड्यूसर ऑफ द क्रॉप्स। ये गाइस कभी ऑर्डर पूछ लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन जैसे कौन सा, राइस के केस में हमने देखा वेस्ट बंगाल है, सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पोजीशन पे पंजाब एंड सो ऑन आगे चलेगा, 3 पोजीशंस काफ़ी है वीट के लिए। और ये करंट 2022 का है गाइस, ये करंट है 2022 का स्टेटस आया है एग्रीकल्चर सर्वे से, ठीक है। उसके बाद वीट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ज्वार में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर, बाजरा में राजस्थान है, मेज़ में कर्नाटक है, रागी में कर्नाटक है, स्मॉल मिल्स में उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद आपको बैरली की बात करेंगे, वो भी राजस्थान में आपको मिलेगा गाइस, ठीक है। तुरदाल है जो पल्सिस में आती है मध्य प्रदेश में, ग्राम हो गया मध्य प्रदेश में, उर्द हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपको मूंग की बात करेंगे, राजस्थान हो गया, अदर पल्सिस मध्य प्रदेश आ गया, पल्सिस ओवरऑल देखेंगे तो मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है। ग्राउंडनट की बात करेंगे, गुजरात है गाइस, ठीक है। उसके बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। कैस्टर सीड की बात करेंगे, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीसम जो है वेस्ट बंगाल आ गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सनफ्लावर की बात करेंगे गाइस, अगर सनफ्लावर में कर्नाटक आ गया आपका, हरियाणा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, ओके। तो ये थे टॉप 3 पोजीशंस किस क्रॉप, मतलब कौन सी स्टेट जो है वो पोजीशन 1, 2 और 3 पे आती है। तो ये वाली स्लाइड गाइस मैं बोलूँगा ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो इससे पहले वाली स्लाइड है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अगर क्रॉप से क्वेश्चन आया इफ, तो फैक्चुअल क्वेश्चन होगा गाइस, तो इसको अच्छी तरह से आप देख रहे। कुछ 2-4 चीज़ें फिर है गाइस यहाँ पे मैं बताऊँगा। यहाँ पे हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होती है, कंसेप्ट आता है। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द सीरीज ऑफ डिसिमिलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन्स। मतलब एक से ज़्यादा फसल एक प्लॉट में हम उगाते हैं और सिक्वेंशियली, ठीक है, तो डिफरेंट सीजन्स में, तो इसको कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। जैसे 1 ईयर में आपने मेज़ और मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन लगाया, फिर राइस और वीट का कॉम्बिनेशन। 2 इयर्स रोटेशन में मेज़, मस्टर्ड, शुगर केन और फेंगो क्रिक। उसके बाद मेज़, पोटैटो, शुगर केन और पीज। 3 ईयर रोटेशन में राइस आपका आ गया, वीट आ गया, मूंग आ गया, मस्टर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रोटेशन चलती है। एडवांटेज क्या है गाइज? एक्चुअली देखना कि क्या फायदा होता है क्रॉप रोटेशन से। एडवांटेज ये है कि क्रॉप रोटेशन हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन करने में हेल्प करते हैं। इट प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ सिलेक्टिव न्यूट्रन। कुछ सिलेक्टिव न्यूट्रन, देखो गाइज, अगर एक ही फसल आप बार बार लगा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से उस फसल को एक पर्टिकुलर न्यूट्रन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रन क्या हो जाता है, मतलब वो आपका बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर इसमें डेफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर? दूसरी बात क्या थी कि इट प्रिवेंट द बिल्डिंग अप ऑफ डिजीज एंड पेस्ट पर्टिकुलर क्रॉप। एक पर्टिकुलर क्रॉप अगर लगे कंटिन्यूसली तो उसको डिजीज भी लगते हैं और उसके रिगार्डिंग पेस्ट भी बन जाते हैं। जब रोटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सीजन में वो जो डिफिशियंसी बन रहे होंगे ना, जिन मिनरल्स की, जिन न्यूट्रंस की, वो तब तक रिटेन हो जाते हैं। फिर रोटेशन के बाद अगला शिफ्ट जब अगेन उस क्रॉप का आएगा, उसको वो रिक्वायर्ड न्यूट्रंस मिल जाएंगे वहां पे, ओके। उसके बाद क्या कहता है, इट एनहांस द प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। देखो गाइस, जरखेजी बढ़ेगी, सॉइल जमीन की जरखेजी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ेगा। क्लियर? तो ये था क्रॉप रोटेशन का। उसके बाद एक और टर्म आता है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होती है गाइस? ये भी एक टर्म आता है। झूम कल्टीवेशन होता है, मतलब झूम कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको आल्सो दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं हम? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन वेयर द पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज क्लियर्ड एंड कल्टीवेटेड। एक फॉरेस्ट लैंड ले लेते हैं गाइस, जैसे उसको क्या उसको क्लियर कर दिया। क्लियर मींस डिफॉरेस्टेशन कर दिए, पूरे दरख्त काट दिए। द क्लियरिंग इज डन बाय बर्निंग द ट्रीज सो द सॉइल इज रिच इन पोटाश एंड अदर मिनरल टू सस्टेन द क्रॉप। अब इसमें क्लियरिंग, एक कटिंग नहीं किया जाता है, यहाँ पे बर्निंग किया जाएगा। बर्निंग से क्या होता है, जो ऐश वगैरह होगा ना गाइस, उस ऐश की वजह से जो राख वगैरह बनेगी वहां पे, उससे पोटाश वगैरह की जो होता है, पोटाश एंड अदर मिनरल सस्टेन रहते हैं वहां पे। इट इज प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में ये प्रैक्टिस किया जाए। कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स है गाइस इसके।
प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस भी हम कह सकते हैं। देखो प्रोज क्या है, यूज फॉरेस्ट नेचुरल साइकिल ऑफ रिजनरेशन होगी, वहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, डज नॉट यूज पेस्टिसाइड केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रीज बर्न टू प्रोवाइड पोटाश टू द सॉइल। हमने देखा ना बर्निंग से की जाती है, उस बर्निंग से जो राख वगैरह बचेगी वहां पे ना उसी जगह, ठीक है, उससे क्या होता है एक नेचुरल फर्टिलिटी मेंटेन होती है और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। यहां पे आप किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उस क्रॉप को बचाने के लिए। कॉर्पोरेशन जो है आफ्टर झूमिंग द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर, ये पैटर्न बोलता है झूम डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगी तो फिर डिवाइड कर दिया जाते हैं इस लैंड को ताकि सब लोगों को एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिले। झूम causes only temporary loss of jungle because once the monsoon over the farmer abandon the land jungle regenerate quickly। क्लियर? तो इसका मतलब जो भी वहाँ पे प्लांटेशन वगैरह था जो उसके बाद जैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि झूम कल्टीवेशन का मतलब ही है आज आपने प्रैक्टिस प्लॉट 1 को किया, उसके बाद आप इसको कहीं 5 साल 6 साल 10 साल के लिए छोड़ दोगे, प्लॉट 2 पे चले जाओगे, फिर प्लॉट 3 पे चले जाओगे, फिर प्लॉट 4 पे चले जाओगे, इसी तरह से 2nd 3rd 4th आ गया, फिर 5th पे चले जाओगे, फिर कहीं अगर 2-2 साल का भी गैप देते हो गाइस 10 साल के बाद फिर इस प्लॉट की टर्न आती है, इसको कहते हैं झूम कल्टीवेशन। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं कुछ, कॉन्स मींस डिसएडवांटेजेस क्या है सर, इफ यू लीव द जंगल फॉर द 10 years इट विल रिजेनरेट होगा, बट नाउ डेज द फार्मर कम बैक जस्ट इन 5 year, विद इन 5 year आ जाए, नॉट एनफ टाइम टू द फॉरेस्ट रिजेनरेट। मैंने बोला ना अगर आप 2-2 साल का गैप दोगे 10 साल में आपका जंगल जो होगा रिजेनरेट हो जाएगा। लेकिन आज के मतलब दौर में क्या है, मतलब लैंड पे प्रेशर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ रही है गाइस, तो हम ज्यादा गैप नहीं दे सकते, 1 साल के बाद 5 साल के बाद आप रिटर्न आओगे, तो विद इन 5 year जो होगा यहां पे झूम कल्टीवेशन अगर आप रिपीट करो, रिपीटेशन आ जाएगा इस प्लॉट का, तो इस 5 साल में आपका जंगल रिजेनरेट नहीं होता, जिससे डिफॉरेस्टेशन भी काज हो सकती है झूम कल्टीवेशन से। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट आर मेजर कार्बन सिंक होम टू द बायोडाइवर्सिटी, दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अच्छा गाइस ये कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो जंगल्स हैं यहाँ पे जो हमारे पास त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, आसाम वगैरह के रीजन्स जो हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये जो है ये कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक का मतलब होता है गाइस जो CO2 की कंजप्शन हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अमेजन अगर वर्ल्ड में देखे जाएंगे तो लंग कहते हैं अमेजन फॉरेस्ट को, ठीक है ना, यहीं पे इसी तरह से कार्बन सिंक में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये करते हैं। अगर देखो CO2 ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे गाइस, चलो वो भी कंसेप्ट एक है। तो हमने देखा अगर आप इसकी डिफॉरेस्टेशन करते रहो तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो बढ़ जाएगी, जो आप हमारा जो मतलब एक टॉपिक भी है, मतलब इन्वायरमेंट में डिस्कस करते हैं इस चीज को, तो CO2 की कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी ना गाइस, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, और ग्लोबल वार्मिंग के डिफरेंट इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। झूम फार्मिंग फैमिलीज ऑलवेज सफर फूड फ्यूल एंड फूडर प्रॉब्लम्स लीडिंग टू द पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, टन्स ऑफ द बायोमास गेट लॉस ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द ट्रीज। अब यहां से क्या होता है, जैसे आप क्या बर्निंग ऑफ ट्रीज कर रहे हो, बहुत सा ज्यादा बायोमास जो होता है गाइस लॉस हो जाता है। ओके गाइस, उसके बाद हमने देखा ये था झूम कल्टीवेशन का कंसेप्ट, ठीक है गाइस। तो इसके साथ ही हमारा जो है क्रॉप्स क्लाइमेट वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, और इंशाल्लाह सी यू सोन इन द अपकमिंग टॉपिक्स। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे राबी खरीफ में फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको मानसून क्लाइमेट के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करवाया हुआ है, तो इनमें आपका फैक्चुअल क्वेश्चन होगा गाइस, याद रखना राबी क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स की और ज़ियाद क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स याद रखना गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस ट्रिक प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, देखो ट्रिक मैं अपनी समझ से अगर प्रोवाइड करूंगा वो फिर बच्चों को फिर ना रट्टा मारना पड़ती है, इसलिए आप कभी ऐसा एक सीक्वेंस बनाइए, एग्जाम्पल्स एक जगह इकट्ठी कीजिए, आप किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी इंसान का नाम वगैरह अपने हिसाब से, अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट विल एवर लास्टिंग, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा और ज़्यादा टाइम रिटेन रह सकती है वो चीज़। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया ये वाली स्लाइड है, और नेक्स्ट वाली ये वाली स्लाइड है गाइज, ये जो है ये वाली स्लाइड भी है। इन तीनों स्लाइड्स को इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने एज पर योर एग्जाम रिक्वायरमेंट जो थी उस हिसाब से चीज़ें डाली हुई है।